दाऊद इब्राहिम कास्कर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, या सीधे सीधे नाम ले तो दाऊद, जिसका नाम सुनते ही इंटरपोल से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, जिसके नाम मात्र से ही किसी भी न्यूज़ रूम की हेडलाइंस तैयार होने लगती हैं। आज उसी दाऊद से जुड़े किस्से कहानियों का जिक्र होगा। चर्चा होगी उसके अड्डों और नेटवर्क्स की, उसकी रंगीन जिंदगी की, उसके बॉलीवुड कनेक्शंस की और डोंगरी से दुबई तक के उसके सफ़र की। नमस्ते, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं किताबी बातें, जिसमें होती है रोज़ एक किताब और उससे जुड़े रोचक किस्सों पर बात। और आज की किताब है एस हुसैन जैदी की डोंगरी से दुबई तक, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मदन सोनी ने। इसे छापा है मंजिल पब्लिकेशंस। 1995 में मुंबई का नाम बदलकर मुंबई तो कर दिया गया, पर उसके पास के इलाके डोंगरी में कुछ नहीं बदला। डोंगरी एक ऐसी जगह और नाम है जो तकरीबन हर तरह के गैर कानूनी काम, अराजकता और हाजी मस्तान, करीम लाला और बाशुदादा सरीखे माफियाओं के नाम के साथ नत्थी है। उसी डोंगरी से निकलता था दाऊद। 1993 के बम्बई ब्लास्ट केस में जब उसे मुख्य आरोपी माना गया, तब वो पाकिस्तान के कराची में बैठकर बम्बई के अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। ब्लास्ट के बाद दाऊद सीधे केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आ गया था। संभवतः इसीलिए उसने 1995 के आसपास पत्रकारों से किनारा कर लिया था, वरना ब्लास्ट से पहले वो कई पत्रकारों से सीधे बात किया करता था। इस खामोशी को तोड़ा एस हुसैन जैदी ने, लेकिन इंटरव्यू के लिए एक शर्त रखी गई। शर्त ये कि जैदी उसका इंटरव्यू बिना तोड़े मरोड़े छापेंगे और उस आदमी से कभी संपर्क नहीं करेंगे जो उन्हें दाऊद तक लेकर गया था। ये बात उस दौर की है जब मैसेज पेजर पर भेजे जाते थे। दाऊद ने भी पेजर पर ही मैसेज कर इंटरव्यू के लिए हाँ कहा था। हुसैन जैदी को एक पीसीओ का नंबर दिया गया और इंटरव्यू का वक्त तय हुआ रात के 10:40 का। बातचीत में दाऊद आईएसआई के सवालों से बचता रहा और बम्बई धमाकों में अपना हाथ होने से इनकार करता रहा। जैदी के सवाल कुछ ऐसे थे: आप उस मुल्क यानी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? आपने उन बम धमाकों का षड्यंत्र क्यों रचा जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं? जवाब आया, बम धमाके मुझे मेरे प्यार करने वालों की नज़रों में गिराने के लिए रची गई एक साजिश थी। अगला सवाल हुआ, आप बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकाने और मरवाने में क्यों लगे हुए हैं? क्या आपको गुलशन कुमार की हत्या किए जाने के बारे में जानकारी थी? दाऊद ने जवाब दिया, मुझे तब पता चला जब रॉयटर्स ने मुंबई में यह खबर जारी की थी। अगला सवाल हुआ, क्या सच है कि अबू सलेम ने बिना आपको इत्तला दिए यह हत्या करवाई थी? फिल्म इंडस्ट्री में आपके दोस्त कौन हैं? मुंबई पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपने को किस राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा करीब मानते हैं? अरुण गवली और छोटा राजन के बारे में आप क्या सोचते हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं? क्या आपको डॉन कहलाना अच्छा लगता है? इसके जवाब में दाऊद कहता है, मैं एक कारोबारी हूँ, कोई डॉन नहीं। करीब 50 मिनट चले इस इंटरव्यू के दौरान हुसैन जैदी की धड़कनें तेज थीं, और होती भी क्यों ना। आखिर फोन लाइन पर दूसरी तरफ था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। यह इंटरव्यू पत्रकारिता के इतिहास में दर्ज हुआ और सितंबर 1997 में इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपा। जैदी लिखते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद लोगों में दाऊद को लेकर कौतूहल और डर दोनों बढ़ा। लोग जानना चाहते थे कि दाऊद का इश्क कौन था, बॉलीवुड में उसकी एंट्री कैसे हुई, उसके लिए रक्तपात की शुरुआत कैसे हुई और दी कंपनी का नया हेडक्वार्टर कैसे काम करता था। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि दाऊद खून खराबे के खेल में कैसे उतरा। दाऊद के मुताबिक किस्सा कुछ यूँ था कि उसका एक पत्रकार दोस्त था, इकबाल नतीक। वो पठानों से बड़ी नफरत करता था। एक रात अयूब लाला, बाटला और सईद ने एक गेस्ट हाउस में रुके नए नवेले जोड़े के कमरे में घुसकर दुल्हन से सामूहिक बलात्कार किया और सबूत मिटाने के लिए उसके पति की हत्या कर दी। सारे आरोपी पठान थे। उस जमाने में बम्बई अंडरवर्ल्ड में पठानों का वर्चस्व था। वो चाहते थे कि इस कांड में किसी पठान का नाम न लिया जाए, लेकिन पत्रकार इकबाल नतीक ने एक एक बात को छाप दिया, जिसका खामियाजा उन्हें जान गंवाकर चुकाना पड़ा। उन्हें बड़े निर्मम तरीके से मारा गया। अपने दोस्त के ये हश्र देखकर दाऊद अंदर तक हिल गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भाई को मार डाला है। सो उसने इंतकाम लेने की कसम खाई। फूलों से सजी इकबाल की कब्र के पास खड़े होकर दाऊद ने कहा, इकबाल भाई, मैं कसम खाता हूँ, जिस तरह उन लोगों ने तुम्हें मारा है उसी तरह मैं उन्हें मारूंगा। बकौल हुसैन जैदी बम्बई माफिया को कवर करने वालों के बीच दशकों तक बहस चलती रही कि क्या पत्रकार इकबाल नतीक की निर्मम हत्या ही वो निर्णायक घटना थी जिसने दाऊद को इतना खूंखार बनाया, क्योंकि इससे पहले तक खुद दाऊद, जो कि सिर्फ 22 साल का था, खून खराबे की दुनिया में नहीं आया था। नतीक की हत्या के बाद बम्बई में ऐसी हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन यही खुखार दाऊद, जिस पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा, वो एक वक्त फोर्ब्स की फहरिस्त में भी शामिल हुआ।
सही सुना आपने, दाऊद फोर्ब्स की फहरिस्त में भी शुमार हो चुका है। फोर्ब्स ने 2009 में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल की पहली सालाना फहरिस्त में उसका उल्लेख पृथ्वी की 50वीं सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत के रूप में किया था। दाऊद के साथ इसी फहरिस्त में सबसे ऊपर थे बराक ओबामा। फोर्ब्स के संपादकों का कहना है कि अपनी फहरिस्त तैयार करने के लिए वे कुछ पैमानों को अपनाते हैं, जैसे क्या इन शख्सियतों का बहुत सारे लोगों पर प्रभाव है, क्या वे एक साथ कई क्षेत्रों में ताकतवर हैं और क्या वे अपनी शक्तियों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते हैं। दाऊद का इस लिस्ट में शामिल होना बताता है कि उन पर ये बातें फिट बैठती थी। दाऊद के अलावा जो एकमात्र अन्य कुख्यात अपराधी इस फहरिस्त में शामिल था वो था मेक्सिको का ड्रग सरगना कॉकिन जॉगमैन। तो ये थी किताबी बातों में आज दाऊद से जुड़े किस्से एस हुसैन जैदी की किताब के सहारे। किताबी बातें के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमने किताब से कुछ ऐसे किस्से बीन कर आपको टीज दिया है। पूरी डिटेल्स के लिए किताबें पढ़िए और हमें क्या पढ़ना चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।